Hello, welcome class. Welcome to the next topic, that is control of environmental degradation. In the last topic, we have already discussed about the factors that are responsible for environmental degradation. Hmm. So, industrial pollution and environmental degradation. Now, today we will discuss in this topic what are the various ways through which we can control environmental degradation. तो किन किन तरीक़ों से इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन को कंट्रोल किया जा सकता है. तो एवरी लीटर ऑफ वेस्ट वाटर डिस्चार्ज बाय आवर इंडस्ट्रीज पॉल्यूट्स 8 times द क्वांटिटी ऑफ फ्रेश वाटर. तो इंडस्ट्री से जो 1 लीटर वेस्ट मटेरियल निकलता है लिक्विड के फॉर्म में, बाहर जाके वो अपने से 8 गुना ज़्यादा वो फ्रेश वाटर को वेस्ट करता है. तो कहने का मतलब कि एक गंदा पानी अपने से 8 गुना ज़्यादा गंदे पानी को, साफ़ पानी को गंदा करता है. हाउ कैन द इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन ऑफ द फ्रेश वाटर बी रिड्यूस्ड. तो ये जो इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन है फ्रेश वाटर का, इसको कैसे रिड्यूस किया जा सकता है. सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है, वाटर पॉल्यूशन को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है ना. तो लिखेंगे व्हाट आर द वेरियस वेज थ्रू विच वी कैन कंट्रोल वाटर पॉल्यूशन या रिड्यूस इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन ऑफ फ्रेश वाटर, है ना. तो यहीं पे क्वेश्चन बना लेंगे ऊपर के पॉइंट से. मैंने बताया था जैसे ही नंबर्स आएंगे आप उसके ऊपर क्वेश्चंस बनाएंगे, तो क्वेश्चंस यहीं से मिल जाएगा. पानी की गंदगी को, वाटर पॉल्यूशन को किस तरीके से कंट्रोल कर सकता है जो इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन के थ्रू हो रही है. फर्स्ट क्या कहता है, मिनिमाइजिंग यूज़ ऑफ वाटर फॉर प्रोसेसिंग बाय रीयूजिंग एंड रीसाइक्लिंग इट इनटू 2 or more सक्सेसिव स्टेज. सक्सेसिव मतलब लगातार. तो जो हम पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज़ में और फिर यूज़ करके बहा दे रहे हैं, अगर हम उसको किसी भी तरीके से प्रोसेस करके, है ना, रिसाइकल करें या रीयूज़ करें 1-2 बार लगातार, तो हम वाटर पॉल्यूशन को रोक सकते हैं. तो बजाय हम बार बार नया पानी लेके उसको वेस्ट करके नदियों में बहा के, हम एक ही वाटर को अगर दोबारा यूज़ कर सके, है ना, बार बार लगातार 2-3 जितनी बार भी कर सकते हैं, तो उससे हम वाटर पॉल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं. तो पहला तो हो गया रीसाइक्लिंग एंड रीयूजिंग ऑफ यूज्ड वाटर. ठीक. दूसरा, हार्वेस्टिंग ऑफ रेन वाटर टू मीट वाटर रिक्वायरमेंट. जो बारिश होती है उसके पानी को हम हार्वेस्ट करें. रेन वाटर हार्वेस्टिंग आपने पहले भी सुना था, चैप्टर था इसका वाटर रिसोर्स, बट वो हट गया आपके कोर्स से, तो उसमें था. तो अगर हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग को बढ़ावा दें, भाई पानी तो बारिश के थ्रू ही आ रहा है नॉर्थ में, और नदियों से पॉल्यूट होके बह जा रहा है, वापस ओशन में मिल जा रहा है. अगर हम अपने कंजम्पशन के लिए पानी को सेव करें, जब बारिश होती है उस वाटर को कंजर्व करें, तो उससे हम वाटर पॉल्यूशन को या वाटर को प्रिजर्व कर सकते हैं. फिर ट्रीटिंग ऑफ हॉट वाटर एंड एफ्लुएंट्स बिफोर रिलीजिंग दैम इन रिवर्स एंड पॉन्ड्स. ऊपर हम लोगों ने एक रीज़न पढ़ा था ना, थर्मल. तो वहाँ पे क्या होता है, गर्म पानी को, जो भी गर्म वो क्या कहता है हॉट वाटर था, है ना, एफ्लुएंट्स था इंडस्ट्रीज़ का, उसको सीधा सीधा नदियों में पॉन्ड्स में बहा दिया जा रहा था. अगर हम पहले उसको ट्रीटमेंट करें, पहली बात तो जो भी उसमें केमिकल वेस्ट है उसको प्योरीफाई करें और फिर ठंडा करके अगर हम उसको नदियों में बहा भी दें, तो शायद उससे हमारी एक्वेटिक लाइफ इफेक्ट नहीं होगी, है ना. तो ट्रीटिंग हॉट वाटर एंड एफ्लुएंट्स बिफोर रिलीजिंग देम इन रिवर. तो पहले तो हॉट वाटर को कोल्ड कर रहे हो, जो भी उसमें एफ्लुएंट्स कचरे हैं उसको साफ़ कर लें और वापस उसको रिवर और पॉन्ड्स में रिलीज़ करें, तो उससे वाटर पॉल्यूशन को कंट्रोल किया जा सकता है. तो ट्रीटमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स कैन बी डन इन 3 phases. ये कैसे होता है, ट्रीटमेंट कैसे होगा, इसको 3 फेज में बांटा गया है. पहला, प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट, टर्टियरी ट्रीटमेंट. तो व्हाट इज़ द फर्स्ट पॉइंट, प्राइमरी ट्रीटमेंट बाय मैकेनिकल मीन्स दैट इन्वॉल्व स्क्रीनिंग, ग्राइंडिंग, फॉकलिंग एंड सेडिमेंटेशन. तो जो भी केमिकल है उसके अंदर पहले तो उसकी स्क्रीनिंग की जाए, कौन कौन से उसमें केमिकल्स हैं जिसकी वजह से वो वाटर पॉल्यूशन हो रहा है, या एफ्लुएंट्स के अंदर कौन कौन से केमिकल्स हैं. फिर उसको ग्राइंडिंग की जाए, है ना. फिर उसका फॉक्यूलेशन हो. फॉक्यूलेशन मतलब कि उसको स्मॉल क्लम्स और मासेस में बना दिया जाए. भाई जो भी लिक्विड के अंदर केमिकल वेस्ट है, अगर हम उसको छोटे छोटे क्लम्स में, टुकड़ों में, मासेस में कन्वर्ट कर दें, और सेडिमेंटेशन मतलब उसको वहाँ पे सेडिमेंट्स के फॉर्म में सेटल कर दें, तो उससे ऊपर का जो पानी होगा वो साफ़ होगा. तो आपने देखा होगा जो भी कचरा है, अगर हमको किसी तरीके से उस कचरे को वाटर से अलग करके
उसको सेडिमेंट्स के फॉर्म में बना दें और हम उसको नीचे बैठा दें, बस सेडिमेंट्स होगा तो उसका वेट बढ़ जाएगा, तो सेडिमेंटेशन शुरू हो जाएगा, नीचे बैठने लगेगा और ऊपर का जो पानी होगा वो साफ़ हो जाएगा। पहला तो ये। सेकेंडरी ट्रीटमेंट बायोलॉजिकल प्रोसेसेस। अब इस जो हैवी कचरा था, सॉलिड वेस्ट जो पानी के अंदर था, एफ्लुएंट्स के अंदर, जब वो बैठ जाएगा तो अब जो दूसरे वेस्ट है उनको केमिकल्स के बायोलॉजिकल प्रोसेसेस के थ्रू सही किया जा सकता है। और टर्चरी ट्रीटमेंट बाय बायोलॉजिकल केमिकल फिजिकल प्रोसेस, दिस इन्वॉल्व्स रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट वाटर। तो रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट वाटर में हम उसको पानी को दोबारा इस्तेमाल करने लायक बना सकते हैं, बायोलॉजिकल केमिकल और फिजिकल प्रोसेस के थ्रू भी, है ना। तो ऐसे कई सारे तरीके हैं जिसके थ्रू वाटर को प्योरीफाई किया जा सकता है। यहाँ पे ये टर्म्स याद रखिए, इनका मीनिंग तो सबको पता ही है ना। तो फिर आता है ओवर ड्रॉइंग ऑफ ग्राउंड वाटर रिजर्व्स बाय इंडस्ट्रीज वेयर देयर इज द थ्रेट टू ग्राउंड वाटर रिसोर्स ऑल्सो नीड्स टू बी रेगुलेट लीगली। अब यहाँ पे कानूनों के ऊपर आ रहा है, ऐसे कुछ हमको कानून बनाने होंगे, कुछ लॉज बनाने होंगे जिससे हम पानी को बचा सकें या कंजर्व कर सकें। पहली बात तो जहाँ पानी की ऑलरेडी कमी है ना, हम ऑलरेडी अंडरग्राउंड वाटर रिसोर्सेज पे डिपेंड कर रहे हैं, वहाँ पे हमको इसके ऊपर कुछ रेगुलेशन एक्ट्स बनाने होंगे ताकि वहाँ पे इंडस्ट्रीज इस पानी को वेस्ट ना करें। तो ओवर ड्रॉइंग ऑफ वाटर ग्राउंड वाटर रिजर्व्स बाय इंडस्ट्रीज वेयर देयर इज अ थ्रेट टू ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज ऑल्सो नीड्स टू बी रेगुलेट लीगली। तो कानूनी तरीके से इस पर रेगुलेशन बनाने चाहिए। जहाँ लोग ऑलरेडी ज़मीन के नीचे के पानी के ऊपर डिपेंड करते हैं, अंडरग्राउंड वाटर के ऊपर, अगर इंडस्ट्रीज़ वहाँ पे उन पानी को ओवर ड्रॉ करेगी, ओवर ड्रॉ मतलब ज़्यादा यूज़ करेगी, निकालेगी ज़मीन के नीचे से, तो वहाँ पर रहने वाले लोग उससे इम्पैक्ट होंगे, इफेक्ट होंगे, क्योंकि उनके लिए वही एक वाटर है, अंडरग्राउंड वाटर रिसोर्स। तो ऐसे लॉज कुछ बनने चाहिए। Particulate matters in the air can be reduced by filtering smokestacks to factories, which electrostatic precipitators, fabric filters, scrubbers, and inertial separators take। तो ये सारी चीज़ें क्या है, जहाँ चिमनी है, जहाँ से भी फैक्ट्री से स्मोक निकलता है, इन तरीक़ों से हम क्या कर सकते हैं, उस स्मोक्स के अंदर जो भी आपके पर्टिकुलेट है, जो डस्ट पार्टिकल है, पॉल्यूट पार्टिकल है, जो एयर को पॉल्यूट करेंगे बाहर जाके, हम उनको वहाँ पे फ़िल्टर कर सकते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ों को इस्तेमाल करके हम वहाँ पे एयर को वहीं पे, स्मोक को वहीं पे फ़िल्टर कर सकते हैं। तो जो भी धुएं में कचरा है, हम उस कचरे को चिमनी के अंदर ही अगर फ़िल्टर कर लें और फिर बाहर उसी स्मोक को भेजें जो एयर को पॉल्यूट ना करे, तो इस तरीके से हम एयर पॉल्यूशन को रिड्यूस कर सकते हैं। तो समझ में आया। तो स्मोक इसके लिए क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, फिटिंग स्मोक स्टैक्स टू द फैक्ट्रीज विद इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स, फैब्रिक फिल्टर्स, ये सारी चीज़ें वहाँ पे इस्तेमाल की जाती है। स्क्रबर्स, इनर्शियल सेपरेटर्स। स्मोक कैन बी रिड्यूस्ड बाय यूजिंग ऑयल और गैस इंस्टेड ऑफ कोल इन फैक्ट्रीज। अगर हम गैस और ऑयल को ऑयल को यूज़ करें कोल की बजाय, तो हम स्मोक को और ज़्यादा रिड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि कोल जलने से ज़्यादा धुआं होता है कंपैरेटिव टू ऑयल या गैस, है ना। तो इसके सब्स्टिट्यूट को यूज़ कर सकते हैं कोल के, बट कोल बहुत हाई क्वांटिटी में है इंडिया के अंदर, इसीलिए कोल को यूज़ किया जाता है। इसके जलने से कार्बन और हार्मफुल गैसेज एमिट होती हैं, और कोल के जलने से ऐश भी एमिट होता है। तो इसकी वजह से कई सारे पॉल्यूशन एनवायरनमेंट में होता है। मशीनरीज एंड इक्विपमेंट्स कैन बी यूज्ड एंड जनरेटर्स शुड बी फिटेड विद साइलेंसर्स। तो मशीनरी इक्विपमेंट्स को यूज़ करें ज़्यादा से ज़्यादा, है ना, और जनरेटर्स के आगे साइलेंसर लगा दें, जिससे हम नॉइस पॉल्यूशन को रिड्यूस कर सकते हैं। ऑलमोस्ट ऑल मशीनरीज कैन बी रीडिज़ाइन टू इंक्रीज एनर्जी एफिशिएंसी एंड रिड्यूस नॉइस। जितनी भी पुरानी टाइम की मशीनें हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, जो ज़्यादा एनर्जी यूज़ करते हैं, जितनी ज़्यादा एनर्जी उतना ज़्यादा पॉल्यूशन, क्योंकि आपको कोई ना कोई फॉसिल फ्यूल को, कोल को बर्न करना पड़ेगा। तो एनर्जी एफिशिएंस बनाए, मतलब कम एनर्जी में ज़्यादा प्रोडक्शन दे और कम नॉइस करे, ऐसी मशीनों पे हम लोग रिसर्च कर सकते हैं। तो इससे नॉइस पॉल्यूशन भी बचेगा, एयर पॉल्यूशन भी बचेगा, एयर पॉल्यूशन भी रिड्यूस होगा, नॉइस पॉल्यूशन भी रिड्यूस होगा, है ना। नॉइस एब्जॉर्बिंग मटेरियल्स में भी यूज्ड अपार्ट फ्रॉम पर्सनल यूज़ ऑफ ईयर प्लग्स एंड ईयरफोन्स। तो जैसे आपने देखा होगा, जहाँ पे बहुत ज़्यादा हैवी वर्क होता है और शोर होता है, वहाँ पे जो काम करने वाले लोग होते हैं वो ईयर प्लग्स का इस्तेमाल करते हैं, है ना, कान को कवर कर लेते हैं। उसकी बजाय हम ऐसी मटेरियल का यूज़ करें जो नॉइस को एब्जॉर्ब कर लेता है। आपने देखा होगा साउंड प्रूफ रूम्स होते हैं ना, उनमें वॉल्स में ऐसे मटेरियल को यूज़ किया जाता है जो साउंड को
कंजर्व कर लेती है और बाहर साउंड को नहीं जाने देती है। आपने सिनेमा हॉल्स में भी देखा होगा। तो इस तरीके से हम ऐसी चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं, मटेरियल को यूज़ कर सकते हैं जो साउंड को एब्जॉर्ब करती है। द चैलेंज ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिक्वायर्स इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट विद एनवायरमेंटल कंसर्न्स। तो ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का चैलेंज है भाई, सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब कि आगे तक हमारा जो डेवलपमेंट आज है वो बचा रहे, या आगे तक हमारे सारे रिसोर्सेज बचे रहें और हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हो किसके साथ, एनवायरमेंटल के कंसर्न के साथ भी। क्योंकि हमारे को सिर्फ रिसोर्सेज ही नहीं चाहिए, एनवायरनमेंट भी चाहिए। हमें एनवायरनमेंट भी चाहिए, हमें आर्थिक क्या कहते हैं विकास भी चाहिए, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट भी चाहिए, और साथ ही साथ हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी चाहिए। तो हमको उसके बीच में क्या कहते हैं मिल के काम करना पड़ेगा और तीनों को साथ में लेके काम करना पड़ेगा। हम खाली सस्टेनेबल डेवलपमेंट और इकोनॉमिकल डेवलपमेंट की तरफ ही बढ़ें और एनवायरनमेंट को भूल जाएं तो एक टाइम पे एनवायरनमेंट हमारे लिए थ्रेट बन जाएगा, ख़तरा बन जाएगा। तो हमको एनवायरनमेंट को भी कंसर्न में रखना है या उसको अपने माइंड में रखते हुए ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट और इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है। चलिए, थैंक यू क्लास फॉर दिस टॉपिक। सारे पॉइंट्स बना लेंगे यहाँ पे। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, स्टार्टिंग में ही बता दिया तो उसी क्वेश्चन को लिखेंगे और सारे पॉइंट्स इस आंसर में बना देंगे। फिर आपका है NTPC, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे आपके MCQs और छोटे क्वेश्चंस आए। इसको भी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। चलिए, थैंक यू क्लास।